जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर उदयभान सिंह, लेखक, संपादक एवं राजनीतिक विश्लेषक, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉक्टर उदयभान सिंह ऑफिशियल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जागरूक होंगे। मित्रों, आपसे संवाद की श्रृंखला में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन को लेकर के। हम आपके साथ चर्चा केवल वर्तमान में हुए राजनीतिक परिवर्तन को लेकर नहीं करेंगे, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कैसे बंगाल में कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित होता है, फिर कांग्रेस का पराभव होता है, वामपंथी शासन सत्ता में आता है और एक लंबे समय तक लगभग 3 दशकों के बाद वामपंथी शासन को कैसे ममता बनर्जी उखाड़ फेंकती हैं और 15 वर्ष तक शासन संभालती हैं और ममता बनर्जी के शासन सत्ता को भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनौती दी जाती है। अंततोगत्वा ममता बनर्जी को बेदखल किया जाता। तो आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं बंगाल में कब कब राजनीतिक परिवर्तन हुए और उस परिवर्तन के प्रभाव को लेकर के। मित्रों, बंगाल की धरती हमेशा से आंदोलनों को जन्म दिया, बंगाल की धरती महापुरुषों को जन्म दिया, बंगाल की धरती राष्ट्रवाद को जन्म दिया, बंगाल की धरती सांप्रदायिक दंगों की विभीषिका भी झेली है। बंगाल स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बंगाल से ही स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला उठी थी और वह ज्वाला ब्रिटिश शासन के समूल को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल के विभाजन को लेकर के चर्चाएं होने लगती है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा भी किया था, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं के तीव्र विरोध के कारण बंग भंग की योजना को ब्रिटिश सरकार को रद्द करना पड़ा। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, देश के बंटवारे के समय बंगाल का विभाजन होता। बंगाल का पश्चिमी भाग भारत के साथ जुड़ता है, पूर्वी भाग पाकिस्तान के साथ जुड़ता है। इस दौरान बंगाल में सांप्रदायिक दंगे की विभीषिका भी देखने को मिलती है। लाखों लोग बेघर होते हैं, मारे जाते हैं इत्यादि। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चिम बंगाल जो भारत के हिस्से में आता, कांग्रेस की सत्ता स्थापित होती है और कांग्रेस लगभग 3 दशक तक पश्चिम बंगाल में एक छत्र राज्य करते है। जो पश्चिम बंगाल का प्रभुत्व समुदाय था, जमींदार वर्ग था या उद्योगपति वर्ग था, उनका झुकाव और लगाव कांग्रेस के प्रति था और कांग्रेस को सरकार बनाने में उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता था। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से नक्सलवाद की शुरुआत होती है। धीरे धीरे जमींदारों के विरुद्ध भूमिहीनों के द्वारा एक आंदोलन किया जाता। आंदोलन हिंसक रूप ले लेता, जो एक जिले से शुरू होकर के धीरे धीरे पूरे पश्चिम बंगाल में फैल जाता है। इस हिंसक आंदोलन को दबाने के लिए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जाती है और नक्सलवादी आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जाता। काफी हद तक सिद्धार्थ शंकर राय नक्सलवादी आंदोलन को कुचलने में सफल भी हो जाते, लेकिन नक्सलवादी आंदोलन तात्कालिक रूप से दब जाता है, कुचल दिया जाता, लेकिन वह एक सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह से होता है। अंदर अंदर नक्सली अपने आप को संगठित करते रहे और वामपंथी विचारकों द्वारा, वामपंथी नेताओं द्वारा उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया जाता। नक्सली आंदोलन के कुचलने के कारण बंगाल का जनमानस, जो गरीब तबका था, वह कांग्रेस के विरुद्ध होता है और 1977 में कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में पराजय का स्वाद चखना पड़ता है और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। 1977 में
ज्योति बसु के नेतृत्व में वामपंथी सरकार अस्तित्व में आती है। ज्योति बसु 2 दशक से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल में सरकार में मुख्यमंत्री रहते हैं। इसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री बनते हैं। ज्योति बसु द्वारा भूमि सुधार को लेकर के पश्चिम बंगाल में अच्छे कदम उठाए गए। बरगा ऑपरेशन चलाया गया जो काफी हद तक सफल रहा, परंतु धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में माओवादियों का वर्चस्व बढ़ता गया, वामपंथी उग्रवाद फैलता गया। धीरे धीरे पश्चिम बंगाल का आर्थिक पतन होने लगा, सामाजिक सशक्तिकरण कमजोर हुआ, पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ने लगी, वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा मिलने लगा। पश्चिम बंगाल से औद्योगिक इकाइयां अन्य राज्यों की ओर जाने लगी। एक प्रकार से पश्चिम बंगाल में अराजकता उत्पन्न हो गई। यह विशेष रूप से वर्ष 2000 के बाद पश्चिम बंगाल में अराजकता उत्पन्न होती है। बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल में जो है अराजकता को बढ़ावा देती है। पश्चिम बंगाल का औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास प्रभावित होता है। पश्चिम बंगाल का जूट उद्योग, कॉटन उद्योग प्रभावित हो जाता। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी का साम्राज्य स्थापित हो जाता, वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा मिलने लगता। पश्चिम बंगाल की सरकार पर यह भी आरोप लगता है कि वह चीन के इशारे से उनके अनुसार काम करने लगे। धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में वहां की वामपंथी सरकार के विरोध में आवाज उठने लगी, लेकिन उस आवाज को बुलंद करने वाला कोई नेता नहीं होता। कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव था। 1991 के बाद से केंद्र में जो भी सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी, कांग्रेस को वामपंथियों का भी समर्थन मिला। चाहे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही हो या मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, यह दोनों सरकारें वामपंथी सरकारों के समर्थन से चल रही थी। ऐसे में वामपंथी उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करना संभव नहीं था। धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में अराजकता ऐसे में ममता बनर्जी जो कभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में काम करते हैं, तो कभी अलग होते हैं, तो कभी वाजपेयी सरकार में मंत्री का पद स्वीकार करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग। अंततोगत्वा ममता बनर्जी एनडीए से अलग होती हैं और वह स्वतंत्र एकला चलो की नीति अपनाती हैं। ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के विरुद्ध आंदोलन चलाया जाता है, सिंदूर घटनाक्रम होता है, नंदीग्राम में हिंसक झड़पें होती हैं। धीरे धीरे वहां की वामपंथी सरकार के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न होने लगता। पश्चिम बंगाल का जनमानस धीरे धीरे ममता बनर्जी के साथ होता। वहां की लड़ाई वामपंथी बनाम ममता बनर्जी के बीच होती है। इसके बाद 2011 में विधानसभा का चुनाव होता है। ममता बनर्जी वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल होती है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है। कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में एक नए युग की शुरुआत होती है। उस समय पश्चिम बंगाल में 3 धड़े थे, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यह 3 धड़ों के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति घूमती है। धीरे धीरे वामपंथी कमजोर होने लगते हैं, कांग्रेस भी कमजोर होने लगती है। तो जो वामपंथियों के समर्थक थे, उनमें से जो अराजक तत्व, वो धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस में सम्मिलित होने लगते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस हाशिए पर चली जाती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति वामपंथ बनाम तृणमूल कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमने लगती है। लेकिन यहीं पर पर्दे के पीछे से बहुत चतुराई के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगती है। धीरे धीरे वहां पर काम करने लगती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में अपना खाता खोलने का अवसर मिलता, उसे 3 लोकसभा सीट जीतने में सफल होते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत पहले ही कहा था
कि पश्चिम बंगाल में से यदि हमारा एक भी लोकसभा सांसद जीत करके आता है तो हम पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने। 2014 में पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद विजयी होते हैं और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। इसके बाद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन बनाना शुरू करते हैं। मित्रों, इसके बाद 2016 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है और बहुत अधिक सफलता की संभावना भी नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 विधायकों को जिताने में सफल रहती है और भारतीय जनता पार्टी को लगभग 15 से 16% वोट प्राप्त होता है। यह भारतीय जनता पार्टी की शानदार एक उपलब्धि के रूप में देखा गया। हालांकि 2016 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी 2/3 से अधिक बहुमत से सरकार बनाती है। वामपंथ कमजोर हो जाता, बहुत अधिक कमजोर हो जाता। वामपंथ और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के रथ को रोक नहीं पाते हैं। 2019 लोकसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार प्रदर्शन करती है और 18 सीटें जीतने में सफल हो जाती है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सम्मुख एक जबरदस्त चुनौती पेश करती है। कहा जाने लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एक विकल्प तैयार हुआ, एक तीसरे एक नए धड़े की उत्पत्ति होती है। 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहा जाने लगा कि बहुत ही दोनों के बीच क्लोज फाइट है। वामपंथी कभी नहीं चाहते थे और आज भी नहीं चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसलिए 2021 विधानसभा चुनाव में वामपंथियों ने अपना वोट ममता बनर्जी के समर्थन में कराया, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो 2016 में 3 सीट विधानसभा में जीती थी, 2021 में 77 सीटें जीती। 2016 में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पश्चिम बंगाल में जो 16% के आसपास था, वह 2021 में बढ़ करके 38% हो गया। एक प्रकार से आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में 200 से अधिक प्रतिशत की वृद्धि होती है। सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती है, लेकिन 3 से 77 पर पहुंचना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और भारतीय जनता पार्टी वहां पर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनती है, मान्यता प्राप्त विपक्ष बनती है और अपनी प्रभावी उपस्थिति बनाती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थकों की गुंडागर्दी शुरू होती है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर, कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हमला किया जाता, जिसे रोक पाने में भी भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक प्रकार से हिटलरशाही चलाने लगती है। 2024 लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में तो गिरावट नहीं आती है, लेकिन सीटों की संख्या घट करके 18 से 12 हो जाती है। यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के लिए और रणनीतिकारों के लिए धक्का था। विश्लेषकों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने पीक पर 2019 में जो पहुंची थी, उसका पीक अब समाप्त हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 में लोकसभा में अपने अच्छे प्रदर्शन न करने के बावजूद निराश न होकर के एक सुनियोजित रणनीति के तहत काम करना शुरू किया। धीरे धीरे रणनीति बनानी शुरू की और इसका नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने किया। मुझे याद आता है कि 2014 में ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हु इज अमित शाह, यह अमित शाह कौन है।
क्योंकि अमित शाह उस समय भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे और उत्तर प्रदेश में उन्होंने शानदार काम किया था। 80 में से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों सहित 73 सीटें जीतने में सफल हुई और अमित शाह अचानक चर्चा के घेरे में आ गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो ममता बनर्जी पूछती हुई अमित शाह, तो अमित शाह उसके जवाब में कलकत्ता में एक रैली में कहते हैं कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश से चलकर पश्चिम बंगाल आया और इसके आने का उद्देश्य है कि ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकना। हमारा एकमात्र लक्ष्य है ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करना, चाहे इसके लिए मुझे 10 वर्ष लगे या 20 वर्ष लगे, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ नहीं फेंकूंगा। इसके बाद धीरे धीरे अमित शाह के कद में प्रभाव में वृद्धि होती गई, उन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाने लगा और आज 2016 में अमित शाह 2014 में जो स्टेटमेंट दिया था उसे 2016 नहीं 2026 में उन्होंने संकल्प को पूरा किया, ममता बनर्जी को उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी 2021 में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद तानाशाही के रास्ते पर बढ़ गई, हिंदू धर्म और सनातन प्रक्रिया का विरोध करने लगी, मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर पहुंच गई, घुसपैठियों का खुलकर समर्थन करने लगी, रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों का तुष्टीकरण करने लगी, जिसके कारण धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवाद की लहर उत्पन्न होने लगती है। वह सनातन प्रक्रियाओं पर, सनातन पर्व पर, जो हिंदू धर्म के वैदिक परंपरा के पर्व थे उन पर रोक लगाने लगी, रामनवमी के अवसर पर प्रतिबंध लगाना, दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रतिबंध लगाना और मुस्लिम तुष्टीकरण की परिकाष्ठा को पार कर गई। यहाँ तक कि राम जन्मभूमि का विरोध करने लगा। ममता बनर्जी को यह लगने लगा था कि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए जो भारत के मतदाता भी बन चुके हैं, जिनकी छटनी की जा रही है, रोहिंग्या मुसलमान और पश्चिम बंगाल के मूल मुसलमान, हमें सत्ता के समर्थन से हम सत्ता में बाहर होने लगे। धीरे धीरे पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफिक संरचना में भी बदलाव आ रहा। 2011 में जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की संख्या 34.5% थी, जो वर्तमान में बढ़ करके 40% हो गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की संख्या 10% थी, 90% हिंदुओं की संख्या थी। आज 40 और 60 का रेशियो और यह कहा जा रहा है कि 2041 तक पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की संख्या 50% से बढ़कर के अधिक हो जाएगी। जहां हिंदुओं की जनसंख्या में प्रतिशत के रूप में गिरावट आ रही है, वहीं पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की संख्या में आकारिक और प्रतिशत दोनों रूपों में वृद्धि हुई। यह देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगी संगठनों ने पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे एक आंदोलन चलाया, वहां के सनातनियों को जगाने का काम किया, वहां के हिंदुओं को संगठित करने का काम किया और वहां के तुष्टीकरण के विरोध में खुलकर बोलना शुरू किया और वामपंथी उग्रवाद पर प्रतिबंध लगाने का काम करना शुरू किया। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के विरुद्ध आंदोलन चलाया। केंद्र सरकार ने एक लक्ष्य रखा कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से माओवाद को समाप्त किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार काफी हद तक सफल रही अपने लक्ष्य को प्राप्त। तो ममता बनर्जी की कार्यशैली, ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में बढ़ते हुए आर्थिक घोटाले, जैसे शारदा चिटफंड का घोटाला हो या कोयला स्कैम हो, इस तरह से अनेक आर्थिक घोटाले हुए जिसका गलत संदेश। यही नहीं, ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को एक तरह से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा। अभिषेक बनर्जी का बड़बोलापन, अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली या ममता बनर्जी के सांसदों का असभ्य व्यवहार, चाहे वो शयानी घोष हो या कल्याण बनर्जी हो या ममता बनर्जी के पार्टी के अन्य सांसद हो,
उनके असंसदीय व्यवहार के कारण पश्चिम बंगाल में एक गलत, खुद ममता बनर्जी भले व्यक्तिगत रूप से आर्थिक रूप से ईमानदार हो, लेकिन राजनीतिक रूप से वह करप्ट है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करती है, जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने नहीं देती हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधान किसान सम्मान निधि योजना को बहुत देर से लागू करने दिया। आयुष्मान भारत योजना पश्चिम बंगाल में सही तरीके से लागू नहीं हो पाई। ममता बनर्जी घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र सरकार जो बैरिकेडिंग कर रही है, सीमा पर बाड़ लगा रही है, उसमें भी अवरोध उत्पन्न किया। ममता बनर्जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट या अन्य केंद्रीय एजेंसियों को कार्य सही तरीके से, यहां तक कि एक संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू को भी सही तरीके से करने नहीं दे रही। अंत तो गत्वा मजबूर होकर के केंद्र सरकार को स्पेसिफिक कदम उठाने पड़े। इन सब कारणों से ममता बनर्जी की छवि काफी धूमिल हुई, जिससे ममता बनर्जी कमजोर हुई। ममता बनर्जी जनमानस की भावनाओं को समझ नहीं पाई। ममता बनर्जी इस बात का आकलन नहीं कर पाई कि पश्चिम बंगाल में एक सुप्त क्रांति का जन्म हो चुका है, जो तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध है, जो अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली के विरुद्ध है, जो वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध है, जो घुसपैठियों के विरुद्ध है, जो सनातन विरोधियों के विरुद्ध है। धीरे धीरे पश्चिम बंगाल का भद्र लोग, मध्यम वर्ग भी ममता बनर्जी के विरोध में हो गया। ममता बनर्जी को 2021 में ही समझ लेना चाहिए, जब वह नंदीग्राम से अपना चुनाव हार जाते हैं, उनकी पार्टी को 2/3 बहुमत मिलता है, लेकिन खुद अपनी सीट हार जाते हैं। वहीं से उनको आकलन करना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानी, नहीं आकलन किया। भवानीपुर से बाई इलेक्शन लड़ करके वह विधायक बनी, लेकिन वर्तमान में ममता बनर्जी भवानीपुर से भी चुनाव हार गई और उन्हें हराने वाला कोई और नहीं, उनका निकटवर्ती सहयोगी शुभेंदु अधिकारी रहे, जिन्होंने 2020 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया था। 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया, 2026 में भवानीपुर में हराया। तो ममता बनर्जी जन भावनाओं को समझ नहीं सकी, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझ नहीं। इस प्रकार 2011 से 2026 तक ममता बनर्जी ने 15 वर्षों तक शासन किया, लेकिन जिस अपेक्षा से पश्चिम बंगाल के लोगों ने वामपंथ को उखाड़ करके उनको सत्ता में भेजा था, उस आकांक्षा लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। 15 वर्षों तक ममता बनर्जी तानाशाही के पथ पर चलती रही। उन्होंने मान लिया था कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो हमारी अस्थायी सरकार है, हमें रोकने वाला कोई नहीं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी और 2014 से उनका सामना एक ऐसी पार्टी से हुआ जो संघर्ष करना जानती है, जो गलतियों से सीखना जानती है, जिसके पीछे राष्ट्रीय स्वयं संघ का एक बहुत बड़ा समर्थन है, जिसके कार्यकर्ताओं की फौज है। ममता बनर्जी इस बात को भूल गई कि पश्चिम बंगाल की धरती स्वामी विवेकानंद की धरती है, जो सनातन की बुनियाद पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल की धरती राजा राम मोहन राय की धरती है। पश्चिम बंगाल की धरती हरिश्चंद्र ठाकुर की धरती है। पश्चिम बंगाल की धरती श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। पश्चिम बंगाल की धरती चापेकर बंधुओं की धरती है, जो राष्ट्रवादी मूल्यों के लिए को बढ़ावा देने का काम किया। पश्चिम बंगाल के लोग सब कुछ झेल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वाभिमान के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। तो ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवाद को चोट पहुंची, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, घुसपैठ को बढ़ावा मिली, आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा मिली, चुनौती। इन सब के कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अनुकूल माहौल उत्पन्न हुआ।
भारतीय जनता पार्टी को यह विजय अचानक नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी की विजय उसके निरंतर मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। 2016 में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 3 सीटें मिलती है, लगभग 15% वोट मिलता। 2021 में भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिलती है और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ करके 38% हो जाता। और 2026 में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 45% वोट मिलता है और उसकी सीटें बढ़कर के 2007 हो जाती हैं। तो इससे आपको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का निरंतर क्रमिक विकास पश्चिम बंगाल में हुआ। जहां 2021 में ममता बनर्जी को विधानसभा के चुनाव में 48% वोट मिला था, वहीं इस बार के चुनाव में घट करके लगभग 40% रह गया। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक में लगभग 8% की वृद्धि किया, वहीं ममता बनर्जी के वोट बैंक में 8% की कमी आई है। दोनों के वोट बैंक में लगभग 4.5% का अंतर है। लेकिन सीटों की संख्या में देखा जाए तो सीटों की संख्या में लगभग 125 का अंतर दिखाई पड़ता है। तो ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझ नहीं पाई, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को समझने और अपने विरोध में वहां जो आंदोलन सुप्त रूप से चल रहा था, जन भावनाएं उनके विरोध में होती जा रही थी, वह नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सुनियोजित तरीके से संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया। चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है जिसकी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है, चुनाव आयोग ने निष्पक्षता के साथ अपने संवैधानिक प्रावधानों को लागू किया। चुनाव आयोग का एक दायित्व है मतदाता सूची को समय समय पर अपडेट करना। तो चुनाव आयोग ने गहन रिव्यू मतदाता सूची का करने का निर्णय लिया। बिहार में पहले किया, बिहार के बाद पूरे देश में चुनाव आयोग मतदाता सूची का स्पेशल विशेष गहन सर्वेक्षण कर किया और ऐसा करके मतदाता सूची को अद्यतन बनाया। लगभग 91 लाख उन मतदाताओं का नाम काटा गया जिनके भारतीय होने पर प्रश्न चिन्ह है, जिन्होंने अपने को भारतीय होने का पहचान पत्र नहीं दे पाया अपनी भारतीय नागरिकता से। और इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग ने 27 लाख ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जिनकी मृत्यु हो चुकी है इनमें से, या जिनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई। तो यहाँ पर मतदाता सूची को अद्यतन करने का नकारात्मक प्रभाव कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी उनकी पार्टी के ऊपर पड़ा, क्योंकि इनमें से 99% जिन मतदाताओं का नाम हटाया गया वह मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए थे, घुसपैठिए थे, रोहिंग्या थे, चकमा शरणार्थी थे, उनमें कुछ हिंदू भी थे जो बांग्लादेश से अवैध तरीके से आकर भारत में बस गए थे और गलत तरीके से नागरिकता। तो दूसरा हार का कारण पश्चिम बंगाल में भय मुक्त मतदान होना। पश्चिम बंगाल में 2026 के पहले मतदान भय मुक्त नहीं होता था। लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, या लोग अपने घर से बाहर निकलकर बूथ तक आते थे तो वहां पर पहले वामपंथी कार्यकर्ता, बाद में टीएमसी के कार्यकर्ता उनको संकेत देते थे, समझाते थे कि आपको हमारे पक्ष में मतदान करना, अन्यथा आप सकुशल नहीं रह पाओगे, आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इसके कारण वहां कभी भय मुक्त मतदान नहीं। लेकिन वर्तमान सरकार ने वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती करके लोगों के अंदर बैठा हुआ भय को बाहर निकाला और निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया, मतदाता सूची को अपडेट किया।
जो बिहार में 2005 में मिस्टर राव ने किया, वही काम 2026 में बिहार में मिस्टर ज्ञानेश कुमार ने किया। ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जबकि जेबी राव जो थे बिहार में चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक थे, एक आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने बिहार में भय मुक्त मतदान सुनिश्चित किया। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हारने के प्रमुख 5 कारण, या हम कहें भारतीय जनता पार्टी के जीतने के प्रमुख 5 कारण निम्नलिखित है। तो पहले ममता बनर्जी के हारने के कारण, पहला ममता बनर्जी का तानाशाही की प्रवृत्ति, दूसरा ममता बनर्जी का मुस्लिम तुष्टीकरण पर अत्यधिक बल देना, तीसरा ममता बनर्जी का अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना, चौथा भारतीय सनातन हिंदू सनातन परंपरा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करना, पांचवा कारण ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा न दे पाना, कल्याणकारी योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित न कर पाना। इन कारणों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विरुद्ध एक सुषुप्त आंदोलन शुरू हुआ। लोगों की भावनाओं उनके विरुद्ध हो गई और ममता बनर्जी आकलन करने में विफल रही। फिर यह कारण ममता बनर्जी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जीतने का कारण ममता बनर्जी के असफल होने के कारणों से जुड़ा हुआ। ममता बनर्जी के हारने का कारण या भारतीय जनता पार्टी के जीतने का कारण, पहला ममता बनर्जी की निरंकुशता की नीति, ममता बनर्जी की तानाशाही की नीति, पहला कारण। दूसरा कारण ममता बनर्जी द्वारा सनातन प्रक्रिया का विरोध किया जाना। तीसरा कारण मुस्लिम तुष्टीकरण को अत्यधिक। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के हिंदुओं में एक चेतना और जागरूकता उत्पन्न हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के जीतने का दूसरा प्रमुख कारण बंगाल के हिंदुओं में नव चेतना का उत्पन्न होना, भद्रलोक का ममता बनर्जी से मोह भंग होना। तीसरा कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और भय मुक्त निर्वाचन प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाना, भारतीय जनता पार्टी द्वारा घुसपैठियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त करना, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी, गरीबी और औद्योगिकीकरण के विरुद्ध अभियान चलाने का संकल्प करना, भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वर्णिम बंगाल के निर्माण के लिए एक विजन प्रस्तुत करना। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन, अमित शाह की राजनीति, आरएसएस का पर्दे के पीछे से समर्थन और नरेंद्र मोदी और योगी का चेहरा पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। तो भारतीय जनता पार्टी अचानक पश्चिम बंगाल के राजनीतिक क्षितिज पर उदित नहीं हुई, बल्कि पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का बीजारोपण श्यामा प्रसाद मुखर्जी और माखन लाल सरकार ने किया था। आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, उनके सहयोगी माखन लाल सरकार थे, जिसको प्रधानमंत्री ने आज मंच पर सम्मानित किया है और पैर छू करके आशीर्वाद लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी माखन लाल सरकार, जो लगभग 93 वर्ष के हो चुके हैं, आज मंच पर उपस्थित थे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनती हुई सरकार को देख करके मुस्कुरा रहे थे और प्रधानमंत्री ने उनका पैर छू करके आशीर्वाद दिया। इससे भी आने वाले दिनों के लिए एक संदेश गया। तो मित्रों, पश्चिम बंगाल में जो अब तक का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, चाहे कांग्रेस का पराभव रहा हो
और वामपंथी शासन का उभार रहा हो या वामपंथी शासन का पराभव रहा हो और ममता बनर्जी का उभार रहा हो, फिर ममता बनर्जी का पराभव और भारतीय जनता पार्टी का उभार और सत्ता में आना रहा हो, इस पर हमने चर्चा पर चर्चा किया। पश्चिम बंगाल में नई सरकार शपथ ले चुकी है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मैं शुभेंदु अधिकारी को सलाम करता हूं, उनको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके स्वर्णिम बंगाल के निर्माण के लिए कार्य करेंगे, पश्चिम बंगाल में राम राज्य की स्थापना के लिए कार्य करेंगे और पश्चिम बंगाल में की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समूल को नष्ट करने के लिए कार्य करेंगे। जय हिंद।